दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट आपके पास फंड्स की कमी है जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट के लिए बच रहे हैं या फिर पोस्टपोन कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो में बने रहें। आपको एक सॉल्यूशन दूंगा जिसको यूज करके आप अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर ही पाएंगे और कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कंसेप्ट है रियल एस्टेट के अंदर जिसको हम बोलते हैं लेवरेजिंग। हम समझेंगे लेवरेजिंग क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो लेवरेजिंग क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो लेवरेजिंग एक तरह से समझिए किसी और का पैसा यूज करके हम अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी परचेजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अभी रियल एस्टेट में टिकट साइज इतना ज़्यादा होता है कि हर इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है उतना पैसा अरेंज करना। तो डेफिनेटली सभी लोग क्या करते हैं, बैंक से फाइनेंस करते हैं या फिर दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हैं, पर्सनल फाइनेंसर्स जो भी रहेंगे उनकी हेल्प लेके लोग यूज करते हैं पैसे का और अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। सो दिस इज द टर्म लेवरेजिंग। अभी हम इसको बेनिफिट कैसे ले सकते हैं और क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास आज की डेट में 10 लाख रुपए है। अब मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। आज की डेट में 10 लाख रुपए में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है और मुझे जो प्रॉपर्टी खरीदनी है वो 50 लाख की प्रॉपर्टी है। तो मैं वो 10 लाख रुपए एज ए डाउन पेमेंट पे करूंगा और सभी बैंक ऑलमोस्ट 80% तक फाइनेंस करते हैं जो भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट होती है उसका। तो मैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे 80% तक फाइनेंस कराऊंगा, दैट इज 40 लाख रुपीज। अब मैंने 40 लाख रुपीज उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे फाइनेंस कराया और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मैंने लेट से 20,000 रुपये महीने पे रेंट पे दे दिया। अभी मेरा रेंटल यील्ड जो आ रहा है उसको मैं सिंपल कैलकुलेशन समझने के लिए 20,000 जो मेरे पास रेंटल यील्ड आ रहा है मैं मान के चल रहा हूँ उतना मेरा मंथली इंटरेस्ट है। मेरा जो भी पैसा मैंने बैंक से लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। मैं अपनी ईएमआई भी पे कर रहा हूँ या फिर जो मेरे पास पैसा आ रहा है वहां से मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को पे कर रहा हूँ। अभी 5 to 7 ईयर्स में प्रॉपर्टी के रेट डबल हो जाते हैं ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो जब 7 ईयर्स में डबल हुए तो मैंने प्रॉपर्टी को सेल आउट किया और फ्लिप किया। तो जब प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की बेची मैंने बैंक को 40 लाख रुपए एज इट इज रिटर्न कर दिया। मेरे पास जो प्रॉफिट टोटल आया वो आया 60 लाख रुपीज। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख रुपीज। मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 50 लाख रुपीज। अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कोई बंदा 50 लाख रुपए कमा रहा है 5 साल 7 साल या मान के चलिए 10 साल में भी, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो सकता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट या फिर कोई और ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें आप ऐसा दूसरे का पैसा यूज करके कर पाएंगे? मान लीजिए आप बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या आपको बैंक 40 लाख रुपए देने वाला है? नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट में एक गारंटी रहती है, फिजिकल असेट है, हमें दिखता है कि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। उसके भी रीजंस हैं, बिकॉज गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होती है ईच एंड एवरी एरिया में रेट्स को रिव्यू करते हैं एंड रिन्यू होता है। सो ये गारंटेड होता है एक तरह से कि रियल एस्टेट का जो रेट है वो इंक्रीज होने वाला है, अप्रिसिएशन होने वाला है। इसलिए बैंक भी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करते हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। अभी जो चैलेंजेस थे वो सब रिड्यूस हो गए हैं रेरा आने के बाद। सो डेफिनेटली आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी नहीं है तब भी मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टार्ट करें, 2 लाख 3 लाख रुपए से स्टार्ट करें। ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करें जहाँ प्रॉपर्टी की रेट अभी थोड़ा कम है या फिर जहाँ डेवलपमेंट फ्यूचर में प्रोजेक्टेड है, अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उस एरिया में आप जाएंगे और थोड़े से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉफिट जो आता है, आपने एक तो बाइंग कैपेसिटी बढ़ा ली, दूसरा हो गया कि किसी के पास पैसा है बट वो पैसा एक ही प्रॉपर्टी खरीदने लायक है बट उसको रिस्क रहता है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट को अपना डाइवर्सिफाई कर देगा रिस्क को मिटिगेट और मिनिमाइज करने के लिए। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि हमें फिर सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं करना है, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट अगर रिस्क में जाएगा तो सभी इन्वेस्टमेंट सारा का सारा पैसा आपका डूब सकता है। उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी आप अपने
इस लेवरेजिंग टूल को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न करेंगे अपने प्रॉपर्टी और रिस्क को भी मिटिगेट और मिनिमाइज कर पाएंगे। सो ये था लेवरेजिंग कंसेप्ट। बट डेफिनेटली लेवरेजिंग का फ्लिप साइड भी होता है कि इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा। बेनिफिट की बात कर ली, ड्रॉबैक ऐसे रहेगा, किसी एरिया में प्रॉपर्टी आपने विदाउट रिसर्च या फिर कुछ जल्दीबाजी में खरीद ली और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेट डाउनफॉल हो गया, मतलब अप्रिसिएशन की जगह डेप्रिसिएशन हो गया। उस केस में क्या होगा, आपने जो ईएमआई वगैरह दे रहे हैं या फिर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा और आपकी प्रॉपर्टी जो आपने लोन लिया होगा वो लॉस में चला जाएगा। सो आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते टाइम बहुत ही केयरफुली इन्वेस्टमेंट करना है और लेवरेजिंग का बेनिफिट लेना है। थैंक यू।